हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 सारंगी से 10 चैप्टर कौन। ये एक कविता है और इसकी व्याख्या मैं आज आपको करा रही हूँ। सब बच्चे अपनी बुक लेकर के बैठ सकते हैं अगर उन्हें बहुत अच्छे से समझना है तो। अदरवाइज स्क्रीन पर कविता तो आ ही रही है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन बुक रखने से क्या होता है कि आप किसी शब्द का अर्थ लिखना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, कुछ निशान लगाना चाहें तो उसके लिए आपको आसानी हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं कौन। पहले तो यहाँ पर जो हमें कविता का शीर्षक दे रखा है, शीर्षक हमें दे रखा है कौन। ये है इसका शीर्षक कौन। इसका मतलब ये प्रश्न है, कौन है पूछा जा रहा है हमसे। ये प्रश्न है कविता का जो शीर्षक है। तो इस शीर्षक से हमें ये पता चलता है कि जो बाल स्वरूप राही हैं, इस कविता के कवि बाल स्वरूप राही, वो हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं इस कविता के अंदर। क्योंकि उन्होंने इस कविता का जो शीर्षक है, टाइटल जो है, नाम जो है इस कविता का, वो ही उन्होंने रखा है कौन। तो इसका मतलब वो हमसे कुछ प्रश्न पूछेंगे इसके अंदर। देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। पहली पंक्तियां हैं, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। तो मैंने कहा था ना उन्होंने प्रश्न पूछा होगा। देखिए हर लाइन में उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है। वो कह रहे हैं कि अगर न होता चांद रात में, अगर रात में जो आसमान में चांद खिला रहता है, जो हमें रोशनी देता है, जिसकी रोशनी से हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, अगर वो चांद ना होता तो हमको दिशा दिखाता कौन। तो फिर हमें कैसे पता चलता कि हमें किस दिशा में जाना है, किस रास्ते पे चलना है। तो हमें तो ठोकर लगने का भी डर होता। फिर अगली पंक्ति है, अगर ना होता सूरज दिन को, अगर रात को चांद ना होता तो हमें रास्ता नहीं दिखता, कौन दिखाता रास्ता। और ना होता सूरज दिन को, और सूरज अगर दिन में नहीं चमक रहा होता तो सोने सा चमकाता कौन। तो फिर सोने की तरह इस संसार को कौन चमकाता। सूरज जब उगता है, सुबह सूरज उगता है, तभी इस संसार में उजाला होता है, सारी चीज़ें चमकदार हो जाती हैं। अगर सूरज ना निकले तो सारा काला पड़ा रहेगा, अंधेरा पड़ा रहेगा, कोई भी चीज़ चमकेगी नहीं, किसी भी चीज़ का आभास हमें नहीं होगा कि सामने कोई चीज़ है। इसलिए कवि ने ये प्रश्न किया है कि जो चंद्रमा और सूरज हैं वो इतने बड़े काम करते हैं, सारी दुनिया को रास्ता दिखाता है चंद्रमा, सूरज सारी दुनिया को चमक देता है, अगर वो दोनों ना होते तो फिर ये काम कौन करता। अगली पंक्तियों में कवि पूछते हैं कि अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। निर्मल का मतलब है स्वच्छ, साफ। अगर साफ नदियां हमारे पास ना होती, हम नदियों का पानी पीते हैं ना, जो भी हमारे घर में पानी आता है वो सब नदियों से ही आता है। तो अगर ये साफ नदियां नहीं होती तो ये बताइए कि इस जग यानी संसार, दुनिया की प्यास को कौन बुझाता। अगर नदियां ना हो तो पानी नहीं मिलता हमें, तो फिर हमारी प्यास कैसे बुझती, हम तो प्यासे मर जाते। तो कवि ने ये प्रश्न किया है कि अगर नदियां ना होती तो बताओ हमें पानी कहाँ से मिलता। आगे फिर कवि ने कहा है, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर ये पर्वत नहीं होते, पहाड़ नहीं होते तो मीठे झरने कौन बहाता। मीठे झरने यानी आपने देखा है पहाड़ों में कभी घूमने के लिए गए हैं आप, हर पहाड़ से झरना फूटता है। झरना यानी कि पानी निकलता है पहाड़ों से, पानी पहाड़ों से ही आता है, फिर वो नीचे आके नदियों में मिलता है। आपको पता है हमारी प्रकृति यानी भगवान जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है हमारे लिए। जब सर्दियों में बारिश होती है, बर्फ गिरती है आसमान से, तो वो पहाड़ों पर ही इकट्ठी हो जाती है वो बर्फ वहाँ पर। और उसके बाद जब गर्मी पड़ती है, बहुत तेज सूरज की रोशनी आती है, तो उस रोशनी से पहाड़ों से वो बर्फ पिघलती है, वही झरने के रूप में निकल के आती है। पहाड़ से जब झरना फूटता है, झरना मतलब बहुत मोटा पानी जब पहाड़ से निकलता है तो वो नीचे आके नदियों में वो पानी बह जाता है और उसी पानी को हम पीते हैं। तो ये सब काम भगवान जी ने हमारे लिए करके रखा है कि सर्दियों में पानी का वो संचय कर लेते हैं, स्टोर कर देते हैं पानी को, और गर्मियों में वही पानी पिघल करके, बर्फ पिघल करके पानी बन जाती है और नदियों में आकर हमें पीने को मिलता है। नदियों में पहुंचने के लिए पहाड़ से झरने फूटते हैं।
झरने का मतलब है बहुत सारा पानी इकट्ठा जब निकलता है पहाड़ से तो उसे झरना कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पहाड़ ना होते तो फिर मीठे झरने कौन बहाता, बताओ, फिर हमें पानी कैसे मिलता, हम कैसे पीते पानी को। अगली पंक्तियों में कवि ने लिखा, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ पौधे ना हो तो कोई हरियाली होगी हमारे। कितना अच्छा लगता है ना, आजकल सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो धुल के एकदम से चमकदार नए हो गए, बिल्कुल हरा ही हरा दिखाई देता है आसपास सब जगह। तो कवि ने ये प्रश्न किया है कि अगर ये पेड़ ना होते, पेड़ पौधे हमारे आसपास ना होते तो हमें इतना हरा हरा कैसे दिखाई देता, हरियाली कहाँ से आती। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। और अगर फूल ना बनाए होते भगवान ने, अगर फूल नहीं होते दुनिया में एक भी, तो इतनी खूबसूरती कौन फैलाता। फूलों से खूबसूरती होती है ना, आप लोग अपने घर में, मंदिर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में फूल सजाते हो, गुलदस्ता पानी के अंदर फूल रखते हैं। और आप लोगों को अगर शादी में जाना है तो परफ्यूम डालते हो ना, फूलों से बनते हैं, फूलों की खुशबू होती है उनके अंदर। तो अगर फूल नहीं होते तो कौन हंसता, यानी कि कौन इतना सुंदर दिखाई देता, यानी कि ये दुनिया जो है वो फूलों के बिना नीरस हो जाती, बदसूरत हो जाती। फूल होने से ही हमारा संसार बहुत खूबसूरत है। अगली पंक्तियों में कवि ने कहा, अगर ना होते बादल नभ में। नभ का मतलब है आसमान, आकाश। अगर आकाश में बादल नहीं होते, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर बादल नहीं होते तो फिर आसमान में जो हम इंद्रधनुष देखते हैं ना, वो कौन रचता उसे। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर हम ही ना होते, कवि ने कहा कि अगर हम ना होते, इंसान ना होता, कवि ना होता, तो फिर ये सारे प्रश्न कौन उठाता। फिर आपसे कौन पूछता कि अगर सूरज ना होता तो क्या होता, चांद ना होता तो क्या होता, पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता, फूल ना होते तो क्या होता। ये सब प्रश्न पूछने वाला कौन होता अगर कवि दुनिया में ना होते, अगर कवि नहीं होते तो कवि ने यहाँ पर प्रकृति की महिमा का वर्णन किया है। प्रकृति यानी भगवान जी, आप प्रकृति को भगवान के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ भी है वो हमें भगवान ने ही दिया है। पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, पहाड़, हवा, ये सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। यही प्रकृति होती है। नदी, पेड़ पौधे, झरने, तालाब, यही प्रकृति है और ये सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, हम तो बना नहीं सकते। तो प्रकृति मतलब भगवान। अगर भगवान ना होता, प्रकृति ना होती तो हमारा जीवन असंभव था, हम जी ही नहीं पाते। सूरज ना होता, चांद ना होता तो मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन होता, मुश्किल होता और जीवन होता ही नहीं इनफैक्ट। तो इसलिए कवि ने ये कहा कि ये सब कुछ अगर ना होता तो बताओ हमारे साथ इतना अच्छा कौन करता। अगर बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष की रचना कौन करता। इंद्रधनुष पता है बच्चों आपको, रेनबो कहते हैं जिसे। कई बार आसमान में बारिश बंद होने के बाद एक ऐसे करके कलरफुल हाफ आर्क शेप में, हाफ सर्कल आर्क शेप में कलर्स आ जाते हैं, 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर, उसे बोलते हैं रेनबो, यानी इंद्रधनुष बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये इंद्रधनुष कौन बनाता अगर बादल ना होते तो। बहुत अच्छे से प्रश्न उठाए हैं कवि ने यहाँ पर, और कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितनी अहम है, कितनी जरूरी है। हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तभी हम उसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और हमारा जीवन भी संभव तभी है जब हमारी चारों तरफ प्रकृति है। तो ये कविता लिखी है बाल स्वरूप राही ने, और इस कविता का शीर्षक था कौन। कौन एक प्रश्न है ना, कौन मतलब कौन है, पूछा जा रहा है, तो इसीलिए कवि ने इस कविता को प्रश्न के रूप में ही लिखा है और हमसे पूछा है। जो हमसे मतलब जो भी इस कविता को पढ़ रहा है, आप लोग क्लास 2 के बच्चे जो भी इस कविता को पढ़ोगे, आप ही से उन्होंने ये प्रश्न किया है कि अगर चांद ना होता, सूरज ना होता, फल पेड़ ना होते, फूल ना होते, तो फिर कौन हमारे जीवन में इतनी खूबसूरती भरता, कौन हमें रास्ता दिखाता, कौन हमें रोशनी देता, कौन हमें खुशबू देता। तो ये पूछने का कवि का मतलब ये है, कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इनकी इज्जत करनी है, इनका सम्मान करना है। ठीक है, अब जैसे हम लोग सूरज को जल चढ़ाते हैं, सुबह सुबह आप लोग चढ़ाते हैं, तो यही सम्मान है। सूरज को सम्मान देने के लिए हम उसे जल चढ़ाते हैं, और चंद्रमा को भी
व्रत पूजन किया जाता है, चंद्रमा को भी जल चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से नदियाँ, तालाब, झरने, इनको गंदा नहीं करना है, फूलों को तोड़कर फेंकना नहीं है, पेड़ों को काटना नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कवि कविता के अंदर, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमने इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये थी आपकी कविता। अब चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 हिंदी सारंगी से चैप्टर 10 कौन। वास्तव में ये एक कविता है, कौन कविता के प्रश्न उत्तर आज हम करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या मैंने आपको ऑलरेडी करा दी है, आपने वीडियो देख ली होगी और अच्छे से इसकी व्याख्या को समझ लिया होगा। तो चलते हैं अब हम और इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बातचीत के लिए इसके अंदर पहला प्रश्न है, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? उत्तर, अगर चांद और सूरज नहीं होते तो दिन और रात भी नहीं होते, चारों तरफ अंधेरा छा जाता और धरती पर जीवन ही नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है ना कि हमेशा अंधेरा रहे, और हम अपना काम कैसे करेंगे, हम स्कूल कैसे जाएंगे, हम ड्यूटी कैसे करेंगे, हम खाना कैसे पकाएंगे अगर अंधेरा ही रहेगा? तो जीवन संभव नहीं होता चांद और सूरज के बिना। आगे है, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। बारिश के बाद आसमान में ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसमें 7 रंग होते हैं जो आधे गोल चाप की तरह चमकते हैं। गोल चाप मतलब इस शेप में होते हैं, आधे गोल, तो आधे गोल चाप की तरह ये चमकते हैं। 7 रंग का होता है इंद्रधनुष और बारिश के बाद आता है। अगला है, इंद्रधनुष कब बनता है? अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले प्रश्न में भी कि इंद्रधनुष बारिश के बाद बनता है, और कैसे बनता है वो भी उत्तर है यहाँ पर। जब सूरज की रोशनी पानी की बूंदों पर पड़ती है, कुछ पानी की बूंदें ना ठहर जाती हैं वहाँ बादलों में, बारिश जब होती है तो और बंद हो जाती है तो कुछ पानी की बूंदें वहीं ठहर जाती हैं। तो जब सूरज की रोशनी उन बूंदों में पड़ती है तो पानी की बूंदें सूरज की किरणों को तोड़ करके 7 रंगों में बांट देती हैं और आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस तरह से बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश होने के बाद। और कैसे बनता है? जब सूरज की रोशनी पानी की उन बूंदों पर पड़ती है तो पानी की बूंदें सूरज की रोशनी को तोड़ देती हैं और 7 रंगों में बांट देती हैं, तो वो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है कि आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं? मैंने इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, 7 रंग हो गए, ये रंग देखे हैं। ये है अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। सोचिए और लिखिए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। यहाँ हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, देखिए ये शब्द है हमारे पास। तो ये शब्द हैं कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों, कब। इन शब्दों से हमें प्रश्न बनाने हैं। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाए हैं इनके प्रश्न। पहला शब्द था कौन, तो हमने बनाया ईश्वर कौन है। दूसरा है कब, तो हमने बनाया तुम कब पढ़ाई करते हो। तीसरा है क्यों, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। चौथा किसके, तुम्हें किसके घर जाना है। 5वां किसने, रावण को किसने मारा था। तुम अपना स्कूल का काम कैसे, कैसे शब्द है छठा, तो हमने लिखा तुम अपना स्कूल का काम कैसे करते हो। 7वां शब्द है कहाँ, कहाँ के लिए हमने प्रश्न बनाया है लाल किला कहाँ है। अगला प्रश्न है कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। मतलब कविता में जैसा लिखा गया है उसी के आधार पर आपको पूरा करना है। अगर पेड़ ना होते तो, अगर नदियाँ ना होती तो, अगर पर्वत ना होते तो, अगर फूल ना होते तो, ये आपको पूरे करने हैं आगे। तो हम पूरा करते हैं इसको। अगर पेड़ ना होते तो हरियाली कौन फैलाता। अगर नदियाँ ना होती तो जग की प्यास कौन बुझाता। अगर पर्वत ना होते तो मीठे झरने कौन बहाता। अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर कौन मुस्काता। ये कविता के आधार पर हमने पूरा किया, यानी कविता में ऐसा ही दिया हुआ है। आगे चलते हैं। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। इस प्रश्न का ये दूसरा भाग है कि जैसे अभी हमने ऊपर वाक्य देखे थे ऐसे ही कुछ और वाक्य आपको बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 6-7 वाक्य बनाए हैं, देख लीजिए। अगर पक्षी ना होते तो मीठे मीठे गीत कौन गाता। अगर तारे ना होते तो रात का आकाश कौन सजाता।
अगर हवा ना होती तो ठंडी ठंडी सांसें कौन दिलाता, अगर किताबें ना होती तो ज्ञान की बातें कौन बताता, अगर सूरज ना होता तो सुबह का उजाला कौन लाता, अगर माँ ना होती तो ममता की छाया कौन देता। और अंतिम वाक्य बहुत ही बढ़िया वाला कि अगर दुर्गा पाल मैम ना होती तो इतने प्यार से हमें कौन पढ़ाता। अगला प्रश्न है, आइए कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष रेनबो बनाना है, उसमें कलर भी आपको करना है। तो मैंने रेनबो बनाने के लिए आपको यहाँ पर टिप्स दे दी है, आप खुद बना सकते हैं आराम से इसे। सबसे पहले अपनी कॉपी या चार्ट जिसमें भी आपको रेनबो बनाना है उस पर आधा गोला यानी आधा आर्क बनाइए। कैसे बनाएंगे आप, ऐसे करके आधा आर्क बना लेंगे। ये आधा आर्क बन गया, उसके नीचे और आप ऐसे करके आर्क बनाते जाइए। आपको 7 बनाने हैं, ये हो गए 7। ठीक है, तो ये हमने 7 बना दिए। थोड़ा सा नज़दीक बनाइएगा आप, इस तरह से 7 आर्क बनाइए और फिर इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भर दिए। जैसे यहाँ पे हमने रेड कलर भर दिया इस तरह से। अब क्या करना है, 7 आर्क बना करके एक एक करके रंग भरें। सबसे ऊपर लाल रंग मैंने आपको भर के दिखा दिया था। उसके बाद आप सेकंड वाले में नारंगी भरिए, फिर पीला भरिए, फिर हरा, फिर नीला, जामुनी और सबसे नीचे बैंगनी रंग भर दीजिए। आपका रेनबो बन जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। यहाँ पर एक रंग दे रखा है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेंटेंस दे रखा है, आपको फिल करना है कुछ भी। यहाँ पर लाल, मेरी उम्र डैश साल है, तो आप यहाँ पर अपनी उम्र भरेंगे। नीचे मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, लाल, मेरी उम्र 7 साल है। नारंगी, मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। पीला, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हरा, मुझे जलेबी खाना पसंद है। नीला, मेरा मनपसंद रंग लाल है। जामुनी, मुझे गायें बहुत पसंद है। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है कि आपको जानवर का नाम लिखना है, तो हमने गाय लिखा। बैंगनी, मैं वकील बनना चाहती हूँ। तो इस तरह से हमने इनको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया। अगला प्रश्न है, खोजें और जानें अपने परिवार के 2 सदस्यों से, मतलब आपकी फैमिली के 2 मेंबर्स को चुन लीजिए। किसी को भी, मम्मी पापा को, पापा भाई को, मम्मी बहन को, किसी को भी चुन लीजिए 2 को। उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले आप लिख लीजिए कि क्या क्या आप पूछेंगे। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि बचपन में वो क्या शैतानी करती थी। और पिता से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जो आप उनसे पूछेंगे। उसके बाद जो वो उत्तर देंगे उसको भी अपनी कॉपी में लिख लेना और फिर जाके क्लास में सुनाना कि मैंने अपने पापा से ये पूछा, उन्होंने ये उत्तर दिया। मम्मी से ये पूछा, मम्मी ने ये उत्तर दिया। बहन से ये पूछा, बहन ने ये उत्तर दिया। भाई से ये पूछा, भाई ने ये उत्तर दिया। इस तरह से आपको अपनी क्लास में ये सुनाना है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रश्न और उत्तर भी लिख रखे हैं। जैसे माँ से पूछे गए प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, माँ आपको बचपन में कौन सा खेल पसंद था। माँ जवाब दे रही है, मुझे पकड़म पकड़ाई खेलना बहुत अच्छा लगता था। आप चाहें तो यही वाले क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं और एक्टिविटी आप जब स्कूल में करें तो यही दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न माँ से हमने पूछा, माँ आपकी पहली दोस्त का नाम क्या था। तो माँ ने बताया कि मेरी पहली दोस्त का नाम सीमा था। फिर पिताजी से पूछा, पिताजी आप कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो पिताजी ने जवाब दिया, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है। इसके बाद, पिताजी आप बचपन में कौन सा सपना देखते थे। सपना देखते थे मतलब कि पिताजी आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, बचपन में क्या सोचते थे कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो इसका उत्तर दिया उन्होंने, मैं पायलट बनने का सपना देखता था। आगे भाई बहन से पूछे गए प्रश्न और उत्तर। आपका भाई है तो भाई से पूछिए, बहन है तो बहन से पूछिए। पहला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा कार्टून देखना अच्छा लगता है। मुझे छोटा भीम देखना अच्छा लगता है। एक और प्रश्न है कि तुम्हें छुट्टी में कहाँ घूमना अच्छा लगता है। मुझे चिड़ियाघर जाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रश्न भी दे दिए,
और उनके उत्तर भी दे दिए, ताकि अगर आपको स्कूल से मिले ये एक्टिविटी तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और क्लास में जा कर के सुना सकते हैं। तो ये था आपका सारंगी से 10 चैप्टर कौन कविता के प्रश्न उत्तर। मैंने आपको सारे प्रश्न उत्तर करवा दिए, रेनबो बनाना भी सिखा दिया आपको। तो अब अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, बढ़िया से आपने कर लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है 4 काम। पहला, आपको लाइक का बटन दबाना है। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। तीसरा, सब्सक्राइब तो जरूर करना है। मैम आपके लिए मेहनत कर रही हैं, तो आपको भी मैम को थैंक यू कहना है। कैसे कहोगे थैंक यू? चैनल को सब्सक्राइब करके। और चौथा काम आपको करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूंगी तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि मैम ने वीडियो डाल दी है और आप उसे तुरंत देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.